तो हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 की। ओके, आपकी डेट शीट आ गई है और 23 को मई को आपका पहला पेपर ये है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, इसके अलावा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर होता है, या मैथ पेडागोजी ऑफ बायो भी सेकेंड पेपर होता है। ठीक है, ये एक पेडागोजी स्पेशल क्लास है। पूरे देखिए 47 पेजेस की ये पीडीएफ है। ठीक है, तो इतने कम टाइम में पूरे 47 पेजेस में एक एक करके एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगी, बट हाँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन 47 पीडीएफ के वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। पूरी क्लास बेनिफिशियल है फॉर द पेडागोजी सब्जेक्ट मैथ्स बायो साइंस। ठीक है, इसके अलावा जिनके अदर पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने टॉपिक्स नहीं चेक किए हैं कि कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कोई कॉमन टॉपिक लगता है तो ये क्लास आपके लिए भी यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं है इसलिए वेस्ट भी नहीं करूँगी ज़्यादा। और क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में या किसी, तो प्लीज़ इग्नोर दिस। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा आप प्रेशर में है मैं भी प्रेशर में हूँ। चैनल नया है, अभी मैं इसमें बहुत सारा कंटेंट अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू अपलोड ऑल द कंटेंट विच इज़ यूज़फुल फॉर यू। और कोशिश करूँगी कि ये क्लासेस जो भी चैनल पर आएँ उससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो थैंक यू, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशियंट साइंस के बारे में ये मैंने अर्ली उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने पहले बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही करेंगे, तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयुर्वेदा से कौन कनेक्टेड है? चरक और सुश्रुत। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से कौन रिलेटेड है? आर्यभट्ट रिलेटेड है। और जीरो किसने दिया था या डेसिमल सिस्टम किसने दिया था? वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है। ओके, इसके अलावा जो है एरिस्टोटल ने बायोलॉजी और फिजिक्स पर काम किया था, ये ग्रीक इन्फ्लुएंसर थे। आर्किमिडीज ने मैथ्स और मैकेनिक्स पर काम किया था। ठीक है, हिपोक्रेट्स का नाम मेडिसिन से रिलेटेड आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चाइनीज इनोवेशंस में हम देखेंगे कंपास, पेपर, गन पाउडर और अर्ली मेडिसिन। तो गन पाउडर जो है और कंपास जो है वो किसका इनोवेशन है? चाइनीज का इनोवेशन है। तो को याद रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर का नाम आता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो उस स्मॉल पॉक्स का जो भी उन्होंने वैक्सीनेशन की दवाई बनाई है वो उनका नाम आता है एडवर्ड जेनर। याद रखेंगे। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दी थी, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। ओके, इवोल्यूशन थ्योरी, ये जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस में कि जो पेडागोजी हाइलाइट्स हैं। ठीक है, पेडागोजी पेपर है तो आपको ये हाइलाइट्स पता ही होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं थ्योरेटिकल टाइप के। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसे बोलते हैं? स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मतलब जहाँ पर बच्चे को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में का मतलब होता है कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिव है ये मान के चलना है टीचर को। टीचर को ये नहीं बोलना है कि वो जो है उसको कुछ नहीं आता है, टीचर को ही उसको सब कुछ बताना है और जो टीचर उसको बताएगा वही उसको फॉलो करना है। नहीं, बच्चा अपने आप अपने नॉलेज को बनाता है। ठीक है, तो टीचर का काम एज ए फैसिलिटेटर है और यही हमारी आजकल का जो पूरी टीचिंग सिस्टम है उसमें यही मान के चला जाता है। ठीक है, तो इस अप्रोच को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन और को एक्सप्लोर करने, उनको क्वेश्चन आस्क, मतलब इस तरह की लर्निंग पर फोकस किया जाता है। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इंटीग्रेशन विद डेली लाइफ, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो डेली लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसा कि आजकल एनसीईआरटी के जो सिलेबस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी उन पर भी केस स्टडी पे क्वेश्चन आता है, सो दैट बच्चा जो है रियल लाइफ से जो कुछ पढ़ रहा है उसको इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी लिंकिंग, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे से लिंक कर कर पढ़ना, लाइक लिंकिंग साइंस विद हिस्ट्री, मैथ्स, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंस को सबसे रिलेट करके पढ़ना, तो उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
इंट्रोडक्शन टू फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस सबको पता है, नहीं पता है फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल साइंस इज अ मेजर ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फिजिकल साइंस किससे रिलेटेड है, तो नॉन लिविंग मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये याद रखना है, लैटिन वर्ड से जहाँ भी ये वर्ड्स वाले हैं ना वो सारे जरूर याद रखने हैं। तो लैटिन वर्ड्स फिजिक्स विच इसका मीनिंग है नेचर, और साइंटिया, साइंस ये आता है कि साइंस किससे डिराइव्ड है, तो साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, पूरा 47 का पेजेस का पीरियड पढ़ना इस समय ईजी नहीं है और वो उसका अब टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि आपका पेपर ना ख़राब हो, पेपर अच्छे से निकल जाए। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस, इस पर भी क्वेश्चन आया है, तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंस, ये सारी जो ब्रांचेस हैं वो फिजिकल साइंस की ब्रांचेस में आती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस का नेचर क्या होता है। नेचर देखिए यहाँ पर फिजिकल साइंस लिखा है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि हमारा बायो है या हमारा मैथ्स है। देखिए मैथ्स और बायो वालों के लिए फिजिकल साइंस तो सबका कॉमन है। ठीक है, तो ये और बाकी ये जो ये जो चीज़ें लिखी हैं ये मोस्ट ऑफ द में सेम ही होती हैं। एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल होता है, क्वान्टिटेटिव एंड मेजरेबल है, ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल है, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक है। ओके, तो दिस इज़ द नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव मीन्स फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। ओके, नाउ कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इट इज़ कोरिलेटेड विद मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड एथिक्स। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि सब इससे रिलेटेड है। हो सकता है 4 ऑप्शंस दे दे और 3 दे दे, लास्ट में बोल दे ऑल ऑफ द अबव, तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास करेंगे, मे भी आपको लग रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली बहुत कुछ है करवाने को, तो मैं चाहूँगी कि एग्जाम से पहले मैं आपको सब कुछ करवा दूँ। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस इन एजुकेशन। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली इन टीचिंग, ट्रेनिंग, बीएड प्रोग्राम्स, फिजिकल साइंस इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग आपको याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग याद रखना है, और एनालिटिकल स्किल्स याद रखना है। जो भी ये पेडागोजीज हैं उनमें हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स, इन्हीं पर जो है आपको फोकस किया जाता है, इसी पर इन्फेसाइज होता है। और जो भी पेडागोजी में आएगा आपको इसी को सिलेक्ट करना है। दीज आर द गुड वर्ड्स फॉर पेडागोजी, आप इतना मान के चलेंगे। ठीक है, टीचर्स ट्रेंड इन फिजिकल साइंस एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। ओके, क्लियर है, नथिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल साइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। तो एक बात याद रखनी है, चाहे इसमें बायोलॉजिकल हो चाहे मैथ्स हो, ओके, सेम ही टाइप के हमारे एम होते हैं, क्योंकि हमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मैथ्स में आ जाएगा लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम्स, प्रमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, enhancing critical thinking and problem solving, building technological and practical skills, fostering environmental and scientific awareness, preparing students for higher education and culture. So these are the common aims for every subject. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट द सेकेंडरी लेवल। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेन यही हमारा मोटिव है। ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले आप बच्चे के 3 आस्पेक्ट ही डेवलप करते हैं, जिसे बोलते हैं कैप। कैप से अफेक्टिव आता है, ए से अफेक्शन आता है, और साथ में पी से आता है साइकोमोटर डोमेन। ये 3 टाइप के डेवलपमेंट बच्चों में किए जाते हैं। उन्हीं की चीज़ों को डेवलप करने के लिए पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, मीन्स दिमाग से रिलेटेड, आपका माइंड और को ट्रेन करना है। ठीक है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इन सबको इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पर स्किल्स और एप्लीकेशन, मीन्स आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, like to develop practical skills in using scientific tools and laboratory equipment and environmental method, means जहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है तो वो आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर है एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इट टू डेवलप अ पॉजिटिव
एटीट्यूड टूवर्ड्स साइंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी मीन्स ये दिस इज हार्ट से रिलेटेड, मीन्स इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड है, पॉजिटिविटी जो भी आपके वैल्यूज़ और एटीट्यूड हैं उससे रिलेटेड है। तो ये आता है आपका माइंड, इसको ऐसे भी बोलते हैं माइंड, बॉडी और हेड, या 3 हेड का भी फॉर्मूला आता है, H 3H कहीं पूछा भी गया है ऐसा करके कि इसमें 3H में 3H का मीन्स क्या है। तो इस ये हेड आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो हेड, फिर हैंड और फिर आपका आ जाएगा हार्ट। ऐसे कर लीजिए, चाहे हैंड हार्ट हेड, कोई सीक्वेंस नहीं है, बस इन 3 H का मतलब है हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचिंग एम्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को लेके बार बार क्वेश्चन आता है और इसमें थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देंगे और कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमें इसको ध्यान से समझ लेना है। एम्स जो होते हैं किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एम है वो ब्रॉड होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड होते हैं, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होगा कि बच्चे टीचर अगर क्लास में जा रहा है तो उस समय उस टॉपिक से रिलेटेड उसे क्या पढ़ाना है, दैट इज टीचिंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन पूरे जो स्कूल सिस्टम का जो एम है में जो कुछ भी लर्ना बच्चा सीखेगा दैट इज टीचिंग एम्स में आता है। ओके तो आप इसको समझ लेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाता है कि टीचिंग एम्स आर वेरी ब्रॉड, नैरो, लाइक दिस एंड ऑल लाइक दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो याद रखना है एम्स आर वेरी ब्रॉड एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर नैरोअर एंड स्पेसिफिक। ओके, फिलोसफी सोशोलॉजी इज मेन सोर्स ऑफ एम, तो एम किस पर बेस्ड होती है, फिलोसफी सोशोलॉजी पर, जबकि हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को कैसे पढ़ाना है हम उसके कॉग्निटिव, उसके इमोशंस, उसके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। लेकिन एम क्या है कि बच्चों को क्या क्या होना चाहिए। एज फिलोसफी तो आप जानते हैं जहाँ पे थिंकिंग की इंपॉर्टेंस है कि बच्चा कितना ग्रो करेगा अपने लाइफ में आगे जाके, उसकी बात हो रही है। सोसाइटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू अचीव एम्स, और ऑब्वियसली जब अगर इस तरह की बात है तो एम को के लिए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होती है, जबकि इसके लिए शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। एम्स सब्जेक्टिव होते हैं हमारे और ये ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव और एम्स फॉर्मल होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है। इस तरह के जो मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर थ्योरेटिकल एंड इनडायरेक्ट, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्ट एंड कंसर्न्ड, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन। तो टीचिंग एम जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल, सोसाइटी और नेशन की, जबकि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि मैं आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है उस पर्टिकुलर उसके बारे में कायदे से जानकारी दे सकूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, ये कॉमन टॉपिक है फॉर ऑल, जो अभी मैंने टीचिंग एम ऑब्जेक्टिव्स बताया वो भी मैथ्स पेडागोजी के लिए भी सेम है। मैं बताते चल रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक कॉमन है बायो के लिए भी। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉर, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, 2 से 3 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Bloom accepted education as a triangular process, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है कि ट्रायंगुलर प्रोसेस की बात करते हैं। BS ब्लूम को नहीं बोलना है, बेंजामिन नो इनका पूरा नाम था। चलिए, तो ट्रायंगुलर प्रोसेस का मतलब होता है इनके अकॉर्डिंग है एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक है लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब इन्वायरमेंट आप यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म, इन तीनों का ट्रायंगल वो बताते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसको ये बताते हैं ट्रायंगुलर प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चेंज इन बिहेवियर। अब इन्हीं तीन वर्ड्स को कई तरह से बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या, उसको एम है पढ़ाने का, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चा क्या सीख रहा है, और चेंज इन बिहेवियर उसके बाद क्या चेंज हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स टीचर के लिए है, टीचर सेट करेगा, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो इन्वायरमेंट की बात की मैंने, और चेंज इन बिहेवियर जो स्टूडेंट के अंदर आएगा, ओके। अब आ जाते हैं जो मेन पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं इसमें। इन्होंने अचीवमेंट टेस्ट, ही एम्फेसाइज दैट अचीवमेंट टेस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। जो भी हमारे स्कूल में टेस्ट होते हैं या पूरे टेस्ट होते हैं ओवरऑल बच्चे के, वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होने चाहिए, ठीक है, रेदर देन कंटेंट सेंटर्ड। तो कंटेंट सेंटर्ड को अच्छा नहीं माना जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड को जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट माना जाता है, साइकोलॉजी बेस्ड आता है और उसको ही अच्छा माना जाता है, ओके। नाउ मूविंग, Bloom's taxonomy is a framework developed by Benjamin Bloom, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम इन 1956, इसको याद रखना है कि इन्होंने कब ये टैक्सोनॉमी बनाई थी।
तो इन्होंने बनाई थी 1956 में टू क्लासीफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और क्या करने के लिए? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स याद करना है और नेक्स्ट याद रखना है कॉग्निटिव लेवल्स। और किसके लिए बनाई थी? कॉग्निटिव लेवल पर बनाई थी। 3 लेवल्स पे भी अभी आपको बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, तो ब्लूम के जो टेक्सोनॉमी थी वो कॉग्निटिव लेवल्स के लिए थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर बनाई थी, 1956 में बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2001 में इसको जो है रिवाइज किया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी कब रिवाइज की गई थी? 2001 में। ओके, और किसने रिवाइज की थी? एंडरसन एंड कैथरहोल, डेविड कैथरहोल। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आई थिंक कि अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है तो प्लीज़ उसको आप बैक करके बार बार सुन लेंगे क्योंकि टाइम कम है। ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है 1956 अभी डिस्कस किया। ब्लूम्स ओरिजिनल टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 6 हायरार्किकल लेवल्स। ठीक है, तो हायरार्किकल लेवल्स हैं, मतलब आप कहेंगे कि बॉटम अप अप्रोच है या टॉप, लाइक पहले एक लेवल, फिर उसके बाद दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर जो हायर लेवल, मतलब सबसे निचला लेवल या उसको लोअर लेवल, या लोअर लेवल टू हायर लेवल। हायरार्किकल का मतलब होता है लोअर से हायर लेवल। अच्छा, लिखा भी है लोअर ऑर्डर थिंकिंग टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, नॉलेज सबसे पहला इनका क्या था? अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने एक जगह पे सब साथ में लिख दिए। यस, सबसे लोअर लेवल है इनका नॉलेज। लोअर लेवल का मतलब सबसे पहले बच्चा ज्ञान को लेता है, ठीक है, फिर कंप्रहेंशन, उसका मतलब उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर एप्लीकेशन, फिर उसको कहीं पे अप्लाई करता है, फिर उसकी एनालिसिस होती है कि वो सही एप्लीकेशन हुआ है या नहीं है, फिर सिंथेसिस करेगा, मतलब उसको कुछ बनाएगा, और लास्ट में उसका इवेल्युएशन होगा। ठीक है, तो ये पूरा इन्होंने बताया था 1956 में, बट 2001 में ये रिवाइज हो गया। और रिवाइज होने के बाद जो है ये हो गया, यहाँ पर जो ऊपर के 2 लेवल थे हायर लेवल वो चेंज हो गए। लाइक वर्ड्स भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर जो भी ये सारे वर्ड्स थे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस ऑर्डर में आपको ये याद करना है। ओके, और ये ऊपर वाले हायर लेवल हैं और नीचे वाले लोअर लेवल हैं। और ये नाउन फॉर्म में था, एक ये पता याद रखनी है आपको बात। इसके बाद आते हैं जो 2001 में आपका चेंज हुआ है, वो किस में हुआ है? वर्ब फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो वर्ब फॉर्म में कैसा चेंज है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज और इवेल्युएट एंड क्रिएट। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है, ये आपको इस तरह से ही याद रखना है पूरे ऑर्डर में, इस तरीके से। ठीक है, ये लोअर लेवल है और ये अपर लेवल है। अब यहाँ पर जो 2001 में चेंज किया है कि उन्होंने बोला है बच्चा रिमेंबर करेगा, मतलब चीज़ जो उसने नॉलेज है, उसका ज्ञान है, उसको रिकॉल करेगा, रिमेंबर करेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन था, फिर अप्लाई करेगा, जो मैंने एप्लीकेशन बोला नाउन उस यहाँ पर, फिर उसको अप्लाई करेगा, फिर उसकी एनालिसिस होगी, फिर उसके बाद ही इवेल्युएशन हो जाएगा, और इवेल्युएशन के बाद वो नई चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, या क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर सिंथेसिस इवेल्युएशन था, बट यहाँ पर इवेल्युएशन को पहले ले लिया है और लास्ट में क्रिएट को ऐड किया है। क्लियर हो गया? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3H, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमेटर, और हेड, हार्ट, हैंड, 3H क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कॉग्निटिव डोमेन जो है 1956 ब्लूम, ये तो बता दिया। कॉग्निटिव रिवाइज में एंडरसन एंड कैथरहोल आते हैं। इसके बाद अफेक्टिव डोमेन में हमारे कैथरहोल और ब्लूम और मैसिहा, इस तरह से करके स्पेलिंग्स कुछ आगे पीछे मिल सकती हैं, एग्जैक्ट स्पेलिंग्स नहीं लिखी होती हैं, बट इस तरह से ही नाम आपको याद रखने हैं, कैथरहोल, ब्लूम एंड मैसिहा। 1964 ये सन आप याद रखेंगे, ठीक है, ईयर याद रखेंगे। सिम्सन 1969 में साइकोमोटर डोमेन पे बात की थी। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन जो है रिलेटेड टू हार्ट होता है, इमोशंस होता है, एक्सपीरियंसेस होता है। कॉग्निटिव डोमेन जो है रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्ब। और जो ब्लूम वर्क का कॉग्निटिव डेवलप डोमेन था वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नाउन था। ओके, इसके अलावा आता है साइकोमोटर डोमेन। सिम्पसन ने जो दिया वो किस पर रिलेटेड था? बिहेवियरल, वर्क एंड एक्सपीरियंस पर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पेडागोजी में इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल इस चीज़ को आप इस टेबल को रट लेंगे जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं। ठीक है, फॉर मैथ्स, फॉर बायो, फॉर पेडागोजी साइंस, तीनों के लिए ये टेबल रट लीजिएगा। नाउ
ये जो इसके अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको भी बहुत याद करना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको तो याद करना ही है, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि हमारा ये कॉग्निटिव डोमेन में आता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। जबकि यही जब रिवाइज्ड हुआ था तो क्या हो गया था, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। ओके। अब जब हमारा इफेक्टिव में आता है तो यही रिमेंबरिंग क्या हो जाता है, रिसीविंग, क्योंकि इमोशंस जुड़ जाते हैं ना, हार्ट जुड़ जाता है। तो रिमेंबरिंग हो गया, रिसीव, रिसीव आप कहाँ से करेंगे, अपने अंदर आत्मसात करना, ठीक है। देन आप जैसा भी आप रिसीविंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपके रिस्पॉन्डिंग होगी, फिर आप उस वैल्यूइंग होगी, देन कंसेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन। ओके। सिमिलरली जब साइकोमोटर डोमेन पर आता है तो इम्पल्शन, फिर मैनिपुलेशन, देन कंट्रोल, देन कोऑर्डिनेशन, देन नेचुरलाइजेशन, देन हैबिटेट। तो दीज आर द हायर लेवल और दीज आर द लोअर लेवल। लोअर लेवल, हायर लेवल पर भी क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन किस डोमेन का है उस पर भी क्वेश्चन आता है, रट लीजिएगा ये वाली टेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट, चलिए आ जाते हैं चैप्टर 4 पर, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। ओके। रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है 1962, ये याद रखनी है, और ये किस पर हो रही है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पर है, ठीक है। हम अभी पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो मेन मेन पॉइंट है वो कर रहे हैं। इनका नाम याद रखना है, इनका सन याद रखना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या थी अप्रोच की। जैसा कि ब्लूम का हम लोगों ने पढ़ा कॉग्निटिव अप्रोच थी, इनकी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मन ग्रोनलैंड्स की बात आती है 1970, इनका जनरल ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। रॉबर्ट मिलर अप्रोच जो है वो 1962 में है। मिलर्स की ऑब्जेक्टिव थी साइकोमोटर डोमेन इन बिहेवियरल टर्म्स, तो ये भी बिहेवियर में आते हैं, वो भी बिहेवियर में थे इससे पहले वाले मैगर्स, ठीक है। सन याद रखेंगे आप 1962, 1970, और रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है 1962। आगे बढ़ते हैं। RCEM अप्रोच 1972, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ मैसूर इसका फुल फॉर्म है, इंडिया, ठीक है। ये दिस अप्रोच गिव्स एम्फेसिस ऑन मेंटल एबिलिटीज एंड मेंटल प्रोसेस रेदर देन टर्मिनल बिहेवियर। दिस मीन्स कॉग्निटिव अप्रोच की बात करती है, ये भी RCM अप्रोच फोकस करती है, फोकस ऑन कंटेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स रेदर देन बिहेवियर बेस्ड, ठीक है। तो बिहेवियर पर नहीं फोकस करती है, कंटेंट बेस्ड पे फोकस करती है। चलिए देख लेते हैं। डेवलप्ड फॉर ई टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, RCM अप्रोच याद रखना है 1972। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स इनटू 4 टाइम्स, उन्होंने 4 टाइप्स के कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया है, जो ब्लूम ने टोटल 6 दिए थे। हाँ, एक बात भी और भी याद रखनी है कि ब्लूम के 6, खाली ये पूछ लेते कितना डोमेन है, तो कितने डोमेन है, नंबर है 6, ये याद रखना है, ओके। और RCEM अप्रोच में उन्होंने क्या किया, इन्हीं 6 को 4 में कर दिया था कन्वर्ट। लाइक पहला नॉलेज, जिसका अगर कहीं पर रिकॉल या फैक्ट्स की बात आती है तो उसे नॉलेज से रिलेट करना है। फिर अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन या कॉन्सेप्ट्स की बात आती है तो उसको क्लेम कॉन्सेप्ट की बात आती है तो अंडरस्टैंडिंग। फिर एप्लीकेशन, यूज़ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ, ठीक है। और लास्ट है क्रिएटिविटी, उसमें इन्होंने एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएट को इसमें ही इंक्लूड कर दिया। तो याद रखना है कि इन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं या 4 लेवल बताए हैं, ठीक है, 4 लेवल बताए हैं। तो ये यहाँ पर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। चलिए मूविंग टू द यूनिट 2। यहाँ से यूनिट 2 पूरी ही आपकी मैथमेटिक्स और बायो वाली दोनों के लिए कॉमन है। साइंस, मैथमेटिक्स, बायो सबके लिए कॉमन है, ओके। चलिए देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो ने हमारे प्रिंसिपल्स दिए थे टीचिंग के ऊपर, कैसे थे, इन्होंने प्रिंसिपल्स थे साइकोलॉजी, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है। कि बच्चे के साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्या इमोशंस है, क्या थिंकिंग है, किस डायरेक्शन में आप सोचते हो, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो उन इस तरह के जो आपके मेथड्स होते हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, बात करते हैं, ये जो 8 मैंने मेथड लिखे हैं, कई कई बार सिर्फ इस पर ही आ जाते हैं क्वेश्चंस कि टीचिंग शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, ठीक है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स का मतलब है बच्चे को पहले आप सिंपल, सही सरल सरल चीज़ें बताएंगे सिंपल, फिर वो धीमे धीमे उसको कॉम्प्लेक्स पर लेके जाएंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ये मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होता है, याद रखना है। मैथ्स में
कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा सकते हैं, मतलब ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है पहले हम बच्चों को दिखा के बताते हैं, उसके बाद धीमे धीमे एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन में अमूर्त चीज़ों पर बताते हैं, फिर वो बच्चा खुद कोरिलेट कर लेगा, ठीक है। साइंस, मैथ्स, बायो सभी में यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर एग्जाम एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर मैथ्स बात करेंगे। नोन टू अननोन मतलब पहले बच्चा जो जानता है फिर वहाँ से अननोन की ओर लेकर जाएंगे, जो नहीं जानता है उसको रिलेट करके बताएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्टली बताएंगे फिर धीमे धीमे इनडायरेक्ट में उसको जोड़ेंगे। डेफिनेट टू इनडेफिनेट, एम्पेरिकल टू रेशनल, एम्फेसाइज ऑन सेल्फ लर्निंग एंड मेथड शुड बी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है अच्छे से याद कर लेने हैं। लर्निंग बाय डूइंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी 4 ऑप्शंस आ जाए सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग पर ही जाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हर बच्चा अलग है, तो उसको हर किसी को ऐसे मान के ट्रीट करना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सब में। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, जो भी पहला ज्ञान है पूर्व ज्ञान है उससे जोड़कर ही आपको नया ज्ञान देना है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इस तरह से इन सारे ऑप्शंस में आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा या कोई एक देगा और पूछेगा सही कौन सा है, तो इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आई के डेविस, इनका भी नाम आ जाता है, स्ट्रेटजीज आर ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। अभी देखिए एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि स्ट्रेटजीज आर, तो टीचिंग मेथड और टीचिंग जो टेक्निक्स उसमें स्ट्रेटजी जो है उससे भी ब्रॉड है, ठीक है। तो ये अगर आता है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का से भी का ब्रॉड मेथड जो है वो स्ट्रेटजीज होती हैं। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? टीचिंग मेथड्स आर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एम। तो अभी एम और ऑब्जेक्टिव्स बताया था, सेम उसी को यहाँ पर देख लेंगे। एम से ये रिलेटेड है और ऑब्जेक्टिव से ये रिलेटेड है। टीचिंग मेथड्स हैव डायरेक्ट रिलेशन विद एम ऑफ टीचिंग, टीचिंग टेक्निक्स हैव द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एम ऑफ टीचिंग। क्योंकि टेक्निक्स हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जो टॉपिक को समझाने को, तो वहाँ पर हम उस तरह की टेक्निक को अप्लाई करेंगे। टीचिंग मेथड माइक्रो अप्रोचेस एंड मैक्रो एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज माइक्रो अप्रोचेस। टेक्निक और स्ट्रेटजीज सेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग टीचिंग मेथड इज द मास्टरी ऑन कंटेंट, जबकि मेन ऑब्जेक्शन ऑफ टीचिंग टेक्निक इज टू क्रिएट कंप्लीट लर्निंग सिचुएशन। तो यहाँ पर याद रखना है टीचिंग मेथड के लिए जो है मास्टरी ऑन कंटेंट पर फोकस होता है, जबकि यहाँ पर टीचिंग जो लर्निंग सिचुएशन है उसको अच्छे से क्रिएट करना टीचिंग टेक्निक का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, द एजम्पशन ऑफ टीचिंग मेथड इज टीचिंग एज एन आर्ट, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड यहाँ पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग टेक्निक्स में टीचिंग टेक्निक्स आर सेलेक्टेड कीपिंग इन व्यू दीज ऑब्जेक्टिव्स। इन टेक्निक क्या बोलता है? विथ वॉट होम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। विथ वॉट कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप कि क्लियर हो गया टीचिंग और मैथड एंड टीचिंग टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर स्टार लगा दिया है मैंने, चाइल्ड सेंटर्स मेथड कौन से होते हैं और टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, लैबोरेटरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, ये सारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हैं और ये साथ में साइकोलॉजिकल मेथड्स भी इनको बोलते हैं, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ओके, जबकि टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या आता है? लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, सिंथेटिक मेथड, दीज आर अनसाइकोलॉजिकल। ये याद रखने, इन पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, विच इज़ चाइल्ड सेंटर्ड या विच इज़ टीचर सेंटर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड गिवन बाय जॉन डेवे, फादर प्रैग्मेटिज्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म। याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जॉन डेवी, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही हो गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चा खुद सीखेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ये डेफिनेशन है, ये भी कहीं एमसीक्यूज में आई हुई है इसलिए मैंने यहाँ डाल दी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बींग्स वॉज रूल टू अचीव सम गोल्स, गैगने।
ओके, इसको आप याद करेंगे। स्टेप्स आ जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं। सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम, कभी कभी पहला ही स्टेप पूछ देते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, तो आपको याद रखना है सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम, presentation of the problem, formulation of hypothesis, collection of relevant data and information, analysis and organization of data, drawing conclusions, testing of conclusion. Okay. Advantage is this method is psychological method. अभी हमने डिस्कस ही कर लिया ऊपर। Develops critical thinking, encourages independent learning, encourages student engagement. Okay, तो ये सब डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाना है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये कम्युनिस्ट ने दिया था, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, और इनका जो है आपका मेथड भी यही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट पे जाना है। ठीक है, बस इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मेथड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन मीन्स आपको लगभग हर पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है। विलियम हर्ट किलपैट्रिक का नाम प्रोजेक्ट मेथड के लिए आता है। ये फॉलोवर थे जॉन डेवी के, ठीक है, और इन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को पर फोकस किया था। कभी कभी दोनों नाम आ जाते हैं, अगर दोनों नाम आएंगे तो आप पहले जॉन डेवी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जॉन डेवी का और किलपैट्रिक दोनों ही नाम आ जाते हैं। हाँ, तो पहले आप अगर आता है प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप किया था, तो किलपैट्रिक का ही नाम सेलेक्ट करेंगे। कहीं कहीं जॉन डेवी दिया हुआ है शायद, बट किलपैट्रिक को ही चूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, आवर प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन याद करनी होगी, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स, 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं कहीं पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है, तो 4 टाइप के। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव्स, आर्टिस्टिक, प्रॉब्लमेटिक एंड ड्रिल प्रोजेक्ट्स। नाम याद रखने हैं, नाम डाल के पूछ लिया है कि कौन किस टाइप का था, ये कौन सा था। प्रोजेक्ट मेथड के आपके जो स्टेप्स हैं उनको देख लेना है। क्रिएटिंग द सिचुएशन, पहला स्टेप्स कभी कभी पूछ सकते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ओके, तो क्रिएटिंग द सिचुएशन, proposing and choosing the project, planning the project, execution of the project, evaluation of the project, recording of the project. These are the, कभी कहीं सेट करने को आ जाता है कि आपको लाइन से सीक्वेंस में बनाना है, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा अपना दिमाग में बैठा लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल है ये प्रोजेक्ट बेस्ड आपका टेस्ट, ये आता है। नाउ नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब होता है डिस्कवरी लर्निंग। डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना बच्चा खोज विधि बोलते हैं, खोज करके सीखेगा, अपने आप डिस्कवर करेगा। इसको किसने दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नाम याद रख लीजिएगा, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किसने दिया था, तो याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ग्रीक वर्ड ह्यूरियस से मिलकर बना था, जिसका मीनिंग होता है टू फाइंड आउट। तो याद रखना है ह्यूरियस को ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था, नाम मीनिंग होता है टू फाइंड आउट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस इज द मैथड टीचिंग विच पिलर्स द प्यूपिल एज फॉर एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ ए डिस्कवर। तो मे बी ये डेफिनेशन आ सकती है, दिस इज द मैथड ऑफ टीचिंग, यहाँ पर ऑफ शायद नहीं लिखा है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन आती है, स्टूडेंट्स शुड बी टोल्ड मिनिमम एज मच एज पॉसिबल दे शुड बी इनकरेज टू डिस्कवर। ये हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन इस तरह से लिखी हुई है कि ये डेफिनेशन आ जाती है कि किसने दिया था। ओके, तो याद कर लेंगे आप। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड मिनिमम एज मच एज पॉसिबल दे शुड बी इनकरेज टू डिस्कवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड। पहले ही मैंने आपको अलग अलग बता दिए कि कौन से चाइल्ड सेंटर्ड हैं और कौन से टीचर सेंटर्ड हैं, और जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं दीज आर द साइकोलॉजिकल मेथड ऑल्सो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बताएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगर बच्चा खोज करके सीखेगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होंगी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसकी बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग की ओर वो बढ़ेगा।
चलिए आ जाते हैं इंडक्टिव मेथड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय इसका क्वेश्चन आता है, हर पेपर में मिल जाएगा आपको। फ्रांसिस बेकन ने इसको दिया था, ये नाम याद रखना है। इसमें क्या होता है इंडक्टिव में, ये एक बॉटम अप अप्रोच है, मीन्स पहले लोअर से हायर लेवल की ओर बढ़ेंगे, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको किस किस मेथड से पूछा जाता है वो देख लेते हैं। नोन टू अननोन, बच्चा क्या जानता है उससे आप अननोन की तरफ, जो नहीं जानता है उसकी ओर लेके जाएंगे। पहले आप एग्जाम्पल्स देंगे, देन रूल सेट करेंगे। पहले आप कॉन्क्रीट चीज़ें जो सामने दिख रही हैं वो दिखाएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाएंगे। तो ये सारे जो यहाँ पर नाम लिखे हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नोन टू अननोन, एग्जाम्पल टू रूल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि पहले हमने बहुत सारे लोगों के नाम पूछे, कि बच्चे से उसका नाम पूछा, उस बिल्डिंग का नाम पूछा, स्कूल का नाम पूछा, फिर बताया कि नाउन क्या है। नाम नेम जो है वो उसको बोलते हैं नाउन, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग में आता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में आ जाता है डिडक्टिव अप्रोच। तो मैथ्स में ज़्यादातर डिडक्टिव अप्रोच आती है, ठीक है। तो अगर मैथ्स के लिए पूछा आता है तो आप मैथ्स में कौन सी अप्रोच यूज़ होती है, डिडक्टिव होती है। कैसे, पहले इसमें हम लोग फॉर्मूले बता देते हैं, क्योंकि हर टॉपिक मैथ्स का आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देके रूल सेट नहीं करते हैं। तो कई कई जगह पे मैथ्स में हम लोग पहले फॉर्मूला बता देंगे, फिर उस फॉर्मूले पर पुट करके वैल्यूज़ और आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला बता दिया, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाला और उस बच्चे को क्वेश्चन समझाया। तो मैथ्स में ये अप्रोच आती है। एरिस्टो ने दी थी डिडक्टिव अप्रोच। अगेन हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल था, यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक। टॉप डाउन, जैसे वो बॉटम अप तो ये टॉप डाउन, ठीक है। क्योंकि पहले हमने बच्चे को अब एक फॉर्मूला बता दिया है, जैसे कि आप मैथ्स वगैरह जिन्होंने पढ़ी उनको पता ही है कि मैथ्स में पहले कई कई टॉपिक्स में पहले फॉर्मूले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर उसके बेसिस पर आंसर्स निकल के आते हैं। अननोन टू नोन, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, रोल टू एग्जाम्पल, जनरल टू पर्टिकुलर। और ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर एक्टिव होता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे याद रखने हैं आपको। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी मेथड, रिचर्ड डेविस ने दिया था। लेबोरेटरी मतलब लैब में प्रैक्टिकल करके सीखना। अगेन ये केस साइकोलॉजिकल मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखने पर बेस्ड है, ओके। तो अच्छा मेथड ये भी माना जाता है। साइंस में आता है क्योंकि लैब का ज़्यादातर साइंस और बायो में आता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये ऑसबर्न ने दिया था, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आता है, कई जगह आया है, मतलब हर पेपर में हमें मुझे तो दिख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है आप बच्चे को स्टॉर्म करेंगे, स्टॉर्म मतलब वो अपने दिमाग में, स्टॉर्म समझिए आपसे कि तूफान आ जाता है, कि मतलब इतना ज़्यादा वो सोच रहा है, इतना ज़्यादा सोच के क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है कि उसके बेसिस पर वो कुछ सीख रहा है। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छा एक मेथड माना जाता है फॉर क्रिएटिविटी, फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। इनकरेज करता है फ्री फ्री थिंकिंग को, कोई जजमेंट इमीडिएट नहीं है, बच्चा बहुत सोचेगा, सोच सोच के अपना थिंकिंग करेगा, उसके बाद उसको कहीं जाके कुछ चीज़ें कंक्लूजन लेकर आएगा। तो जब किसी चीज़ पर आप इतना ज़्यादा सोचेंगे, अपना इतना ब्रेन को स्टॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो कंक्लूजन है, आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी, थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रो टीचिंग। हर बार इससे क्वेश्चन आता है और हर पेडागोजी के पेपर में आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय A.W. डिवाइट एलन, डी वेमी साइलेंट, वाइट होगा एलन, ठीक है। तो एलन आप इतना याद रखेंगे तो वहाँ से भी आपको चीज़ें हो जाएंगी। 1963, ओके। चलिए देखते हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। ये याद रखना है, स्केल डाउन टीचिंग। डेफिनेशन याद रखनी है, पूछ लेता है किसने दी थी, तो एलन जी हैं जो हमारे हैं, वाइट एलन ने दी थी, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग इन रिड्यूस्ड इन टाइम, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। ये किसने दिया था, शोरे ने दिया था। ये भी याद रखना है, रियल टीचिंग। दो टर्म पर भी क्वेश्चन आ जाता है, स्केल डाउन एंड रियल टीचिंग। बेसिकली जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचर्स की एक पहले से छोटे से उसमें फ्रेम में, टाइम फ्रेम में, जो आपके
जैसे मान लीजिए बीएड में ही है, आप 4-5 प्यूपिल टीचर्स के बीच में ही जो ट्रेनिंग कराई जाती है, एक टीचर उसमें से आप पढ़ाता है और बाकी सारे जो उसके कलीग्स कह सकते हैं, क्लासमेट्स बोल सकते हैं, वही उसके जो है टीचिंग स्टूडेंट्स होते हैं। इस तरीके की जो टीचिंग है उसको हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग स्किल्स टू द प्यूपिल टीचर्स। ठीक है, तो टीचिंग स्किल्स के लिए होती है ये भी टर्म याद रखना है, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग technique of teachers training, completely an individualized training program. One skill are developed during micro teaching. Micro teaching could be controlled by the exercise of feedback. Obviously जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे टीचिंग की, उसके बाद आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वापस से चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लास साइज 5 से 10 प्यूपिल का होता है। टाइम ड्यूरेशन माइक्रो टीचिंग की अगर पूछते हैं, खाली माइक्रो टीचिंग की टीचिंग लिखा हो तो 5 to 10। ठीक है, और अगर टोटल ड्यूरेशन है तो 36 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स एंड 36 मिनट, तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्टेप्स देख लेते हैं। डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल, माइक्रो लेसन प्लान, टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप, फीडबैक, उसके बाद रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीवैल्यूएशन। तो ये स्टेप्स हैं, इनको ऐसे भी समझते हैं। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले प्लान बनेगा, उसके बाद पढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर फीडबैक मिलेगा, देन अगेन जो भी अकॉर्डिंग टू फीडबैक री प्लान होगा, री टीच होगा, री फीडबैक होगा। तो ये री प्लान, री टीच, री फीडबैक, इस तरह से क्वेश्चन आता है, किसका पार्ट है, तो माइक्रो टीचिंग का पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग अगेन आ जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस, टीचिंग स्किल्स, प्यूपिल टीचर, फीडबैक डिवाइस है ये एक, माइक्रो टीचिंग और लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है फीडबैक डिवाइस, प्यूपिल टीचर, टीचिंग स्किल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टीचिंग स्किल्स में क्या है, एलन ने दिया था 14 स्किल्स, इस पर भी क्वेश्चन आया। बी के पास ही ने 13 स्किल दी हैं और एनसीईआरटी ने 19 स्किल्स दी हैं। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है कि कौन किसने कितने स्किल्स के बारे में बताया है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, स्किल्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है। 4 स्किल्स ऑफ स्किल प्रैक्टिस। सबसे पहले स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, तो ये एक स्किल है कि आप बच्चे को एक सामने कैसे अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी माइक्रो टीचिंग में प्यूपिल टीचर्स को, जो टीचर बनने वाले हैं, उनको सिखाया जाता है। गेनिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, लिंकिंग न्यू कंटेंट विद प्रायर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, राइटिंग नीटली एंड लेजिबल, पढ़ने वाली लैंग्वेज में आपको लिखना है। थर्ड है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं उसकी भी एक स्किल होती है। ये सारे स्किल याद रखेंगे, कोई स्किल इसमें से दे देते हैं, पूछ लेते हैं कौन सी स्किल है, ये 3 दे देंगे और बोल देंगे कौन सी नहीं है, कुछ अलग अलग डाल के। ओके, तो ये स्किल्स याद रखनी है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ री आता है। अच्छा, प्रोबिंग क्वेश्चन में क्या आता है, प्रमोटिंग, रीडायरेक्टिंग, रीफोकसिंग, क्रिटिकल अवेयरनेस, ये टर्मिनोलॉजी प्रोबिंग क्वेश्चन की है, याद रखनी है। स्किल ऑफ री में आता है यूजिंग वर्बल प्रेज लाइक गुड आंसर, वेल डन, इस तरह से बोलता है ना टीचर, तो उसे बोलता है री करना। और यह कर नॉन वर्बल री में क्या होगा, आप स्माइल कर सकते हैं बच्चे से या नॉडिंग कर सकते हैं उसको यस या नो कहने के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें किस में आती है, स्किल ऑफ री में। तो ऐसा आता है क्वेश्चन कि यहाँ से कुछ आपको टर्मिनोलॉजी दी होगी और ये किस स्किल का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी मूवमेंट, पढ़ाते समय आपका कैसा बॉडी मूवमेंट होता है, क्या रिएक्शन होता है, तो वो किस पे आता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन पर आता है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग लिंक और टॉपिक्स, तो वो इस एक्सप्लेनेशन में आता है। इसके बाद है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इफ अ टीचर इज यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स इन द क्लास, तो विच काइंड ऑफ स्किल शी और शी इज यूजिंग, तो स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल। ओके, अचीविंग क्लोजर, क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है, जब आपने पूरा लेसन पढ़ा दिया तो समरी भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक स्किल है जो सिखाई जाती है माइक्रो टीचिंग में। और रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टूडेंट्स बिहेवियर, तो स्टूडेंट का बिहेवियर भी आइडेंटिफाई करना उसमें सिखाया जाता है। तो दीज आर द स्किल हैं, ये इनको आपको जरूर एक बार देख लेना है।
नेक्स्ट है आता है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन से फेजेस हैं? नॉलेज एक्विजिशन फेज, मतलब टीचर लर्न अबाउट द स्किल थ्रू लेक्चर्स एंड डिस्कशंस। नेक्स्ट है स्किल एक्विजिशन फेज, टीचर प्रैक्टिस द स्किल इन अ माइक्रो टीचिंग सेशन। पहले वो सीखता है कौन कौन सी स्किल है उसके बारे में जानता है, फिर इसको यूज़ करता है। ट्रांसफ़र फेज, उसके बाद द लर्नड स्किल्स आर अप्लाइड इन रियल क्लासरूम टीचिंग, और उसके बाद जो भी उसने समझा है किस तरह से हमें टीचिंग करनी है, वो जाके फिर वो जो प्यूपिल टीचर है या जो टीचर, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो यू आर द प्यूपिल टीचर्स, तो वो फिर रियल जो क्लासरूम होती है वहाँ पर जाके उस स्कूल को शो करना होता है। तो ये फेज़ 3 होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, 3 फेजेस होते हैं और नाम भी आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीम टीचिंग। द आइडिया ऑफ टीम टीचिंग वॉज डेवलप्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए 1954। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, 1954 एक बार याद रखेंगे आप। किसने दिया था? जे फ्रीमैन इंट्रोड्यूस द आइडिया इन ब्रिटेन 1960। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर सबसे पहली बार टीम टीचिंग का यूज़ किया गया था? तो ब्रिटेन 1960। फ्रांसिस चेज यूज टीम टीचिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन शिकागो यूनिवर्सिटी। Team teaching is an instructional strategy where two or more teachers collaborate to plan, टीच इवेलुएट द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक जैसे आप समझिए 4 to 5 स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में कई 2 से 3 टीचर को एक साथ जो है पढ़ाना है उन बच्चों को, ठीक है। तो उस जो उसे बोलते हैं टीम टीचिंग, जहाँ पर 2 और मोर टीचर्स कोलेबरेट करके प्लान करके उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, दैट इज टीम टीचिंग। करेक्टरिस्टिक्स में देखिए, ग्रुप की बात हो रही है, ज़्यादा टीचर्स हैं तो कोलैबोरेटिव प्लानिंग होगी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हर कोई किसी किसी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होंगी, ग्रुपिंग ऐसा नहीं रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है, आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपर्टीज एंड कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम टीचिंग में क्या आएगा? टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, टीम टीचिंग है तो पूरी तरह से 2 से ज़्यादा टीचर्स आपस में मिलकर जो है कोलैबोरेट करके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस कोलैबोरेटिव टीचिंग भी है, सपोर्टिव टीचिंग है, पैरेलल टीचिंग है, अल्टरनेटिव टीचिंग है और रोटेशनल टीचिंग है। ओके, तो इन नाम को आप याद रखेंगे। स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग अगेन आ जाता है, पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, या ऑर्गेनाइजिंग देन इवेल्युएशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। अब एडवांटेज क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, एनहेंस लर्निंग थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, allows for better classroom management, help teachers learn from each other and provide better remediation and enrichment, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमुलेटेड टीचिंग। चलिए, ये भी टर्म है जो पूछा जाता है। इट इज़ ऑल्सो ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ये भी सिमुलेशन का मतलब होता है भाई नकल करके, देख कर, मतलब देख कर कॉपी करके उस चीज़ को करना, ठीक है। पहले उसका मतलब रियल नहीं है। A number of techniques are being used currently in India as well as other countries. Modification of teacher behavior. तो सिमुलेटेड टीचिंग को रिलेट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर से। डेवलप किसने किया था? डोनाल्ड क्रुशेंक ने 1968 में। इस नाम को याद रखेंगे। इट denoted by several terms such as role playing, आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट टीचिंग। अच्छा, इसके ये सारे नाम्स हैं, रोल प्लेइंग या आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट टीचिंग, लेबोरेटरी मेथड, क्लिनिकल मेथड एंड इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं इस सिमुलेटेड टीचिंग से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से रिलेट करके उसको कर लेंगे। सिमुलेटेड टीचिंग इज एन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक विच हेल्प द स्टूडेंट टीचर टू लर्न द आर्ट एंड टेक्निक थ्रू रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग करके मतलब आप यहाँ पर अभी रियल क्लासरूम नहीं है आपका, आप सीख रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है।
इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप टीचिंग स्किल्स। यहाँ पर आप बार बार उस चीज़ को करके, जैसे एक रूम होता है जो यहाँ पर आजकल नहीं चलता, लेकिन अदर कंट्रीज़ में है कि एक अलग से आपको पूरा रिकॉर्डिंग होती है आपकी, एक रूम में आप टीचर खुद जाता है और अपनी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, फिर अपना वीडियो चेक करता है और देखता है कि उसने कहाँ पर क्या गलती की, मतलब एक रोल प्ले कर रहा है कि हाँ कोई सामने है नहीं लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, अपना रोल प्ले करके चेक कर रहे हैं कि कैसा किया मैंने, उसके बाद उसको चेक करते हैं और फिर कुछ गड़बड़ है तो वापस से देख सकते हैं। तो इस तरह का इसे इसलिए रोल प्ले बोल रहे हैं, सिमुलेटेड टीचिंग। कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है ऑब्वियसली, जब कोई है नहीं है, क्लासरूम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, आप एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर खाली, ठीक है, लाइक सेटिंग विथ पीयर्स, एक्टिंग एज ए स्टूडेंट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट है, रोल प्लेइंग है, यूज़ ऑफ फीडबैक, वहाँ पर आपको फीडबैक भी मिलेगा। चलिए अगेन देख लेते हैं, फेजेस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, प्रिपरेशन फेज, टीचिंग फेज, फीडबैक फेज, अगेन रीटीचिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्शन रिसर्च। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्शन रिसर्च। रिसर्च इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च, ठीक है। री का मीन्स होता है अगेन और सर्च का मीन्स होता है फाइंड आउट करना, समथिंग फाइंड आउट, ठीक है। सो रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच पर्सन ऑब्जर्व फिनोमेना अगेन एंड कलेक्ट्स डेटा। रिसर्च भाई कोई एक दिन में तो होती नहीं है, बहुत बार लोग जो है उस पर डेटा पर काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब जाके किसी चीज़ पर कोई थ्योरी निकल कर आती है, तो इसलिए वो रिसर्च उस तरह से मीनिंग हो गया उसका। नाउ कम एजुकेशनल रिसर्च एज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। क्वेश्चन आता है कि दो किस तरह कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो आपको याद रखना दो, फंडामेंटल और बेसिक, क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च भी बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया है, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। द फंडामेंटल द पर्पस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अभी हमने बताया दो टाइप की रिसर्च है, एक फंडामेंटल रिसर्च और एक बेसिक रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च का क्या पर्पस है, इज टू डेवलप थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग, जनरलाइजिंग और प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को डिस्कवर करना, फिर उसको जनरलाइज करना प्रिंसिपल्स को, ये फंडामेंटल रिसर्च का काम होता है। ओके, इट इज़ कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड रिसर्चर्स स्कॉलर्स आफ्टर अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनकी बात हो रही है। द अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च इज नॉट मेंट टू डेवलप थ्योरीज और प्रिंसिपल, लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो इस तरह की फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, वो ये नहीं है कि कोई थ्योरी डेवलप करनी है या कुछ करना है, ये अदर काइंड ऑफ रिसर्च है, वो देखते हैं। सबसे पहले एक्शन रिसर्च फर्स्ट क्वाइंड बाय कर्ट लुईन इन 1934, याद रखना है, आता ही आता है क्वेश्चन है, आ ही जाता है, हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिल जाए किसी भी पेडागोजी के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर एस एम कोरे हैज़ अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च फर्स्ट टाइम इन एजुकेशन। तो अगर आता है कि किसने फर्स्ट टाइम एजुकेशन में यूज़ किया, तो एस एम कोरे ने। एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि तुरंत की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शन किया जाता है वो एक्शन रिसर्च में आता है, ठीक है, देख भी लेते हैं। रिसर्च विच इज़ यूज बाय टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर एक्शंस एंड डिसीजंस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी डिसीजन या प्रैक्टिसेस या टीचिंग में जो चल रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर जो है तुरंत काम करना, एक्शन लेना, दैट कम्स इन एक्शन रिसर्च। चलिए अकॉर्डिंग टू एस एम सोरे ये डेफिनेशन भी आ जाती है, एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम बाय प्रैक्टिशनर्स साइंटिफिकली टू टेक डिसीजन फॉर इम्प्रूविंग देयर करंट प्रैक्टिस, ठीक है, तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट एक्शन रिसर्च इज अ मेथड वेयर इन एक्टिविटीज are carried out systematically to find out solution of immediate classroom problems, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिसर्च तुरंत जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, उस पर डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इट एम्फेसाइजेस गेटिंग सोल्यूशन ऑन द प्रॉब्लम, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड, रिफ्लेक्टिव एंड कंटिन्यूअस, साइक्लिक प्रोसेस, कोलैबोरेटिव प्रोसेस, इमीडिएट इम्पैक्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, टू फाइंड सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, टू enhance student learning and engagement, to encourage self-reflection among teachers, to promote innovation in education.
ठीक है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। देखिए, इंडिविजुअल टीचर्स रिसर्च, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन रिसर्च, हर तरह की होती है, ये याद रखेंगे। ऐसा हो क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्शन रिसर्च है कि नहीं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से किसी लेवल पर भी है, इंडिविजुअल भी है, कोलैबोरेटिव भी है, स्कूल भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं, ये आ जाते हैं। हेल्प इन सॉल्विंग रियल क्लासरूम प्रॉब्लम्स, encourage continuous professional development, improves student learning outcome, foster collaboration and innovation in teaching, provides immediate and practical solutions. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, इस पर भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देख लेते हैं ये क्या। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज द न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, पूरा एजुकेशन टीचिंग प्रोसेस ही इसलिए हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है टीचिंग इज रिलेटेड टू, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चन तो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो बच्चा है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, दैट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है, मतलब हर बच्चे कोई इसको अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इट अलाउज लर्नर टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, रिसीव इमीडिएट फीडबैक, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, मॉडर्न प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस originated फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड फ्रॉम टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि जहाँ पर एक के बाद एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड जो जितने भी लर्निंग है वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में आ जाती है। ठीक है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन BF स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। याद रखना है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस BF स्किनर की थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। ओके, और किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था, याद रखना है बिल्कुल। इन इट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, प्रोसीड्स एट हिज ओन पेस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में बच्चा अपने पेस पर, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सीखता है। इज प्रोवाइडेड विद इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट। इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ओके, programmed instructions is that in which a student's self is studied by the teaching machines, textbooks and a special curriculum. ठीक है, तो या तो वो मशीन, टीचिंग मशीन्स का मतलब है कि या तो वो कंप्यूटर बेस्ड कोई प्रोग्राम है उसके थ्रू सीख रहा है, कोई वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है, या कोई स्पेशल करिकुलम पूरा डिज़ाइंड है, स्टेप बाय स्टेप उसके थ्रू सीख रहा है, या टेक्स्ट बुक में भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी होती हैं, वहाँ से सीख रहा है, लेकिन उसी डिज़ाइन में सीख रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। लाइक ये सेल्फ बेस्ड लर्निंग है, आप अपने हिसाब से सीख रहे हैं, किसी दूसरे पर फोकस नहीं है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, उन सब पर आप डिपेंडेंट नहीं है। सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन होता है इसमें। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेप्स और फ्रेम्स, ये याद रखना है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में छोटे छोटे स्टेप्स में बताया जाता है, पहले फर्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस होगा, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फाइनल, ऐसे करके बच्चों को सिखाया जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर होता है। लर्नर रिस्पॉन्ड टू ईच फ्रेम बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो पहले आपको इस फ्रेम पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद जब इसकी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, उसके बाद आप नेक्स्ट फ्रेम पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इमीडिएट फीडबैक, और उसके बाद आपने चीज़ सही की, वो जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, आप ऑनलाइन जाते हैं तो क्विज दिया हुआ है, 10 क्वेश्चंस का क्विज है मान लीजिए, कुछ इस तरीके का, और पहला क्वेश्चन है आपने उसमें आंसर दे दिया है, देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर दे दिया है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर दे दिया, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए। ठीक है, वो उस तरह की प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आते हैं। मास्टरी लर्निंग, तो इसमें कहीं कहीं पे उसमें कई तरीके के होते हैं, जिसमें फीडबैक भी दिया जाता है, जिसमें आपने क्या गलती की है उसका आंसर्स भी करेक्ट करके देते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं मास्टरी लर्निंग भी यहाँ पर होती है। चलिए देख लेते हैं कितने टाइप के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग, स्किनर मॉडल बोलते हैं, या वही स्किनर ने दिया था इसको, डेवलप्ड बाय स्किनर।
ठीक है, ये एक स्ट्रेट सीक्वेंस होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, एक फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, फिर चौथा फ्रेम, इस तरीके से। तो एक लाइन में होता है, आप डायरेक्टली थर्ड फ्रेम पर या फोर्थ फ्रेम पर नहीं जा सकते, आपको पहले फर्स्ट जाना है, फिर सेकेंड जाना है, फिर थर्ड जाना है, फिर फोर्थ जाना है। तो इस तरीके का हो, एक लाइन में है, स्ट्रेट में, इसलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड ट्यूटोरियल्स या ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, याद रखनी है इसमें चीज़ें आपको तीन, एक तो स्ट्रेट लाइन में है, स्किनर ने दिया था, और लर्नर मस्ट कंप्लीट वन स्टेप बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। सेकंड पे जाने के लिए पहला स्टेप उसे कंप्लीट करना ही है। दूसरा आता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ब्रांच प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको। इंस्ट्रक्शंस ये दिया था क्रॉडर मॉडल ने, तो ये याद रखना, नॉर्मन ए क्रॉडर, तो क्रॉडर मॉडल बोलते हैं। इसमें मल्टीपल पाथ्स बेस्ड ऑन लर्नर रिस्पॉन्सेज। लाइक यहाँ पर क्या होता है, ये होगा एक फ्रेम है, दूसरा फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है, चौथा, इस तरह से फ्रेम है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पर इसको अलग फ्रेम मिलेगा उसका आंसर देने के लिए, आप उस पर जाएंगे। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर कई, उसमें ये राइट है तो इधर गए, रॉन्ग है इधर है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कई उसमें ब्रांचिंग होती है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच प्रोग्रामिंग। एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर या इंटरेक्टिव ई बुक्स। ओके, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर्स अगर देता है बच्चा तो प्रोवाइड मल्टीपल पाथ बेस्ड ऑन लर्नर रिस्पॉन्सेज। इनकरेक्ट आंसर डायरेक्ट लर्नर टू रेमेडियल कंटेंट। वही मैंने बोला, अगर बच्चे ने गलत आंसर दिया है तो आप दूसरे फ्रेम पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको उसका सही आंसर या रेमेडियल कंटेंट जिसे बोलते हैं वो बताया जाएगा कि ये आंसर ऐसा क्यों है, फिर आप नेक्स्ट फ्रेम पर जाएंगे। तो उसे ब्रांच मॉडल बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड है मैथमेटिक्स प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, तो ये याद रखना है, तीन है टोटल मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांच प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम लर्निंग। ये दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्न बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी। Unlike traditional programmed instructions which present information in fixed sequence, मैथमेटिक्स focus on active exploration of self-directing। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें आपका क्या होता है, जैसे ये वन पहला फ्रेम है, दूसरा फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है, चौथा फ्रेम है, तो यहाँ पर उल्टे से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ सीधे से नहीं बताएंगे, पहले ही आपको नहीं बता देंगे, पहले आपको यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उसको बैक करके बताएंगे कि अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, फिर इसमें ऐसा क्यों है, फिर ऐसा, लास्ट में आप फुल आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये इस मैथमेटिक्स जो है वो प्रोग्राम लर्निंग है। लाइक जैसे कि हमने एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर 334 इंटू, एक मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ 34 इंटू 34 है। ठीक है, इस तरह से, तो पहले यहाँ पर पूरा उसका सोल्यूशन दे देंगे। ओके, पूरा सोल्यूशन इसको सॉल्व करके दे देंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ गायब कर देंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में कुछ और गायब होगा। तो आपको बच्चे को यहाँ से जाना है यहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ से यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ से यहाँ क्या मिसिंग है, फिर वो फाइनल पहुँच के आएगा, अच्छा ये किया गया था तब हमें ये स्टेप मिला था। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है इसमें आपको। तो ये अप्रोच सबसे अच्छी मानी जाती है फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बच्चा खुद इसमें चीज़ें कंक्लूड करता है कि ऐसा हुआ तो इस स्टेप में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ओके, तो ये मैथमेटिक्स में आता है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है और मैथ्स के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखना है, टर्म मैथमेटिक्स से यूज हुआ था, थॉमस एफ गिलबर्ट ने इसको किया था। चलिए, यहाँ पर यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं।